जाने का खबर जो मिला था, या ये कहा जाए उसकी सोची समझी प्लान थी जो बिना कहे शिव ने की थी। वही आरू की बात सुन वह लड़की दर्द से कराहते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे प्लीज सर, सर प्लीज मुझे बचाइए। ये सुनते ही आरू बोली, तुम्हारे सर क्या ही करेंगे, तुम्हारे सर खुद अभी मुझसे बचने की भीख मांगेंगे और तुम कह रही हो तुम्हारे सर बचाएंगे। वही अधिराज अंदर कदम बढ़ाते हुए बोला, छोड़ो उसे। ये सुनते ही आरू गुस्से में बोली, बड़ी दया आ रही है। ये सुन अधिराज आरू को पीछे से खींच देता है। उस लड़की को जैसे जन्नत मिल गई, उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ ही लगभग टूट चुके हो, स्वेलिंग आ गई थी। वह छुटते ही वहां से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे न जाने कितने कुत्ते पड़े हो। छोड़ो मुझे, मैं उसे लड़की को नहीं छोड़ने वाली, हिम्मत भी कैसे भी आपके कमरे में आने की। वह इतना ही बोली कि अधिराज उसे पीछे मोड़ते हुए बोला, इधर देखो। वह इतना ही बोला कि अचानक उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का लगता है। ये होते ही अधिराज तो एक पल के लिए अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। वही आरू इतने से ही नहीं रुकती, अधिराज को गुस्से में उसके सीने पर मार धकेलते हुए बोली, मैंने छोड़ा नहीं, दूसरी लड़कियों के पास चले गए मुंह मारने। ये बोल उसके सीने पर मारे जा रही थी। वही अधिराज उसे ही देखे जा रहा था। आरू मारते हुए उसे झटके से वही बिस्तर पर धकेल देती है और उसके ऊपर बैठ वह उसे वही रखे तकिया को खींचकर मारने लगती है। अधिराज एक टक आरू को ही देखे जा रहा था। अधिराज आरू जो कब से मारे जा रही थी झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद के नीचे कर लेता है। आरू अधिराज के नीचे हो जाती है। अधिराज उसके ऊपर आते हुए उसके हाथ से तकिया खींच उसके सिर के नीचे लगा, उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मुझे डिवोर्स दे रही थी ना, डिवोर्स के बाद मैं किसके पास जाऊं, किसके पास नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनते ही आरू गुस्से में उसे देखते हुए बोली, मैंने डिवोर्स अभी दिया नहीं है। ये सुन अधिराज बोला, पर बहुत जल्द तुम देने वाली हो। ये सुन आरू गुस्से में बोली, मैं डाइवोर्स दे रही हूँ, इसका मतलब यह है कि आप ऐसे ही होटल में लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुन अधिराज बोला, अब क्या करूं, बीवी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो कोई तो होना चाहिए ना जो मेरे करीब रहे। ये सुन आरू उसे घूर कर देखने लगी और बोली, भूलिए मत, बहुत जल्द मैं आपसे शादी करने वाली हूँ। ये सब अधिराज बोला, वह तो तब ना करोगी जब मैं करूंगा, क्योंकि डिवोर्स तुम्हारी मर्जी से होगा पर शादी मेरी मर्जी से। ये सुन आरू उसे देखने लगी। अधिराज उसे देखते हुए बोला, ये डील कैसी लगी, एक डील तुम्हारी है एक डील हमारी हो जाए। आरू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आंसू भरी आंखों से बोली, टेबल मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ। अधिराज उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुन आरू गुस्से में उसे धकेल देती है जिससे अधिराज बिस्तर पर ही लुढ़क जाता है और उसके ऊपर बैठ उसे देख उंगली दिखाते हुए बोली, आप भी यह मत समझना कि मैं आपकी बातों में आने वाली हूँ, समझ में आया, और हाँ चलो यहाँ से, और यह मत भूलो अभी भी मैं आपकी पत्नी हूँ। ये कह वह उठने को होती है। अधिराज उसका हाथ पकड़ फिर से बिस्तर पर खींच नीचे कर देता है और उसके ऊपर आते हुए उसे देख बोला, अभी तुमने कहा ना हम पति पत्नी है, तो तुम्हें नहीं लगता इस होटल में हमें एक दूसरे के प्रति फर्ज निभाना चाहिए? फिर इसके बाद न जाने कब हम करीब आएंगे या ना ही आए। वही ये बोलता ही है कि आरू उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोली, टेबल ऐसी बातें मत करो। अधिराज के ऊपर नशा छाने लगा था। वह आरू को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? ये सुन आरू उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या? ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुम चाहिए जो मेरी लाइफ में हमेशा ही ऐसी ही बनी रहे और मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार कर सकूं। ये कह वह आरू के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। आरू चुपचाप ऐसे ही पड़ी रहती है। आरू को जब से महसूस हुआ था कि अधिराज किसी और के पास गया है, हालांकि उसे कहीं ना कहीं लगा कि फिर भी सपने में भी वह किसी को बांट नहीं सकती थी, वह भी अधिराज के एहसास में खोती जाती थी। वह भी आज रात को स्पेशल बनाना चाहती थी। घर पर ही उसने सोचा था, पर कैसे अधिराज के पास जाए, ऐसा ना हो सर के अकॉर्डिंग रावी उसे जाने से ही मना कर दे, पर शायद भगवान ही जानता था या यहाँ कहा जाए अधिराज का प्लान दोनों को इस जगह पर लाया। अधिराज जो आरू का चेहरा चूमे जा रहा था और उसे खुद के ऊपर से धकेलती है तो अधिराज बिस्तर पर लेट जाता है। अगले ही पल आरू उसके ऊपर आ उसके पूरे चेहरे को चूमने लगती है। यह एहसास पाते हैं वह अपने आंखें बंद कर लेता है। आरू लगभग 2 मिनट तक वैसे ही उसके चेहरे पर किस करते हुए उसके माथे से माथे को लगाते हुए धीरे से बोली, डेविल। अधिराज, आरू आई लव यू। ये सुनते हैं अधिराज के हाथ आरू के कमर पर कस जाते हैं और अगले ही पल वह उसे खुद के नीचे कर उसके होठों पर अपने होंठ रख चुका था। उसके होठों को बेहद पैशन के साथ चुमे में जा रहा था। आरू उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों के ही टंग एक दूसरे से उलझे हुए थे। दोनों के ही जिस्म में एक गर्मी से पैदा हो जाती है। अधिराज उसे वैसे ही पकड़े उसके बदन पर हाथ फिराने लगता है, जिससे आरू की भी बॉडी में हलचल सी होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे के होठों को न जाने कितने देर तक जुड़े हुए थे। उसी के साथ में अधिराज आरू के कपड़े को भी रिमूव किया जा रहा था और कुछ ही देर में एक चादर में खुद के और आरू के ऊपर डाल देता है और आरू के हाथों में अपने हाथों को फंसा उसकी गर्दन को चूमने लगता है। देखते ही देखते आरू की मौन की आवाज में पूरे कमरे में गूंज जाती है। आज दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्यार पूरी तरह से दिखा रहे थे। अधिराज लाइट्स को ऑफ करने को होता है, तभी आरू उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख अधिराज उसे देखा तो आरू ना में सिर हिलाती है। ये देख अधिराज एक पल के लिए रुक जाता है। आरू बोली, आज मैं आपके साथ जागती आंखों में अपने इस एहसास को खुद में समाना चाहती हूँ।
ये सुन अधिराज के अंदर कुछ और ही अलग एग्रेसिव बन जाता है और अगले ही पल वह आरू को अपने आगोश में ले लेता है। कुछ ही देर में उसके बॉडी में समा चुका था और दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्यार दिखाने लगते हैं। एपिसोड 257। नया नया शादीशुदा हूँ, हनीमून मनाने के लिए छोड़कर गया है। अब तक हमने पढ़कर अधिराज और आरू अपने एक साथ क्वालिटी समय बिता रहे थे। वही राजावत विला जहाँ रावी अधिराज के आने का इंतजार कर रही थी। अधिराज का इंतजार करने का वजह सिर्फ इतना ही था कि आज आरू घर पर नहीं आई थी। ये देख वह खुद से कहती है, आरू तुम मुझे धोखा दे रही हो, अपने बात से पलटने की कोशिश कर रही हो। वह हाल में ही इधर उधर टहल रही थी। वही अंदर प्रीतम जैसे ही कदम रखता है रावी को चहलकदमी करते देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह अगले ही पल उसे कुछ कहने को होता है। तभी उसके चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ जाती है। वह जाकर सोफे पर बैठ जाता है और रावी को देखते हुए बोला, बीवी मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। ये सुनते ही रावी जो अभी खुद में ही खोई थी अचानक पलट कर देखी तो प्रीतम को देख उसके गुस्से की सीमा लगभग पार हो चुकी थी। वह उस पर डपटते हुए बोली, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। ये सुनते ही प्रीतम बोला, जो रहा हूँ मेरे मुंह से सुनने में अच्छा लग रहा है बेबी, बट मुझे कोई परेशानी नहीं है तो फिर से तुम्हें कह देता हूँ, पानी के साथ एक एडवांस में जोड़कर मेरे लिए चाय भी लेते आना। ये सुन रावी गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तुम्हें मैं नौकर लगती हूँ। ये सुन प्रीतम उसे घूरते हुए बोला, तुम कितना गलत सोचती हो मेरे बारे में। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो तो बीवी को भला कोई ऑर्डर नहीं देगा तो किसे देगा। ये सुन रावी उसके पास आकर उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे ये बार बार अपने मुंह से यह बीवी शब्द मत निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये सुन प्रीतम उसके सामने किए उंगली में उंगली फंसा नीचे करते हुए बोला, अगर जानना चाहती हो कि अधिराज और आरू कहाँ है तो इसके पहले मेरे डिमांड पूरी करो और हाँ, मेरे लिए अच्छे से खाना गर्म करके वह भी लेते आना। रावी का तो जैसे दिमाग सुन्न पड़ जाता है। अधिराज और रावी कहाँ गए हैं ये बात जानने के लिए जैसे वह बेकरार हो जाती है। वह उसे देख बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली। यह सुनते ही प्रीतम उठते हुए बोला, तो फिर ठीक है, भूल जाना कि मैं तुम्हें उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा और यह भी याद रखना मेरे अलावा किसी को नहीं पता और वह तुम्हारी फेवरेट चाची को भी नहीं। यह कह वह जाने को होता है कि रावी टोंकते हुए बोली, बैठो मैं अभी जाती हूँ, पर यह सिर्फ लास्ट बार है। ये बोल किचन में चली जाती है। प्रीतम उसे देखते हुए बोला, ये बार नहीं बीवी, यह शुरुआत है। ये बोल अपने फोन में देखने लगता है। कुछ देर बाद रावी उसे पानी और काफी दोनों देती है और किचन में चली जाती है। कुछ देर में वह खाना गर्म करके लाती है। प्रीतम चाव से खाना खाने लगता है। वही रावी हाथ बांधकर उसे घूर कर देखे जा रही थी। प्रीतम बोला, मुझे नहीं पता था बीवी रहने के इतने फायदे हैं, नहीं तो मैं न जाने कब की शादी ही कर लेता। ये सुन रावी उसे देख बोली, तुम्हें बीवी नहीं नौकरानी चाहिए। ये बोल उसे देखती है तो प्रीतम बोला, इसमें हर्ज ही क्या है। एक पर्सनल नौकरानी बीवी के रूप में रहेगी तो अपनी ही फायदा है, पैसे भी नहीं देने होंगे, फ्री की नौकरानी। रावी उसे देख गुस्से में बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी इस काली जुबान से ही मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती और मुझे तुम्हारी शक्ल शुरू से ही नहीं पसंद। ये सुन प्रीतम खाना खाते हुए बिना देखे बोला, और तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे इस चेहरे और तुम्हारा एटीट्यूड से इतनी नफरत है कि मैं भी तुम्हें देखना बिल्कुल ही नहीं पसंद करता। रावी मन मशोश कर रह जाती है। प्रीतम के खाना खाने का इंतजार करती रही। लगभग 20 मिनट तक प्रीतम जो जानबूझकर आराम से खा जा रहा था, कुछ देर में वह खाकर उठता है और जाने लगता है तो रावी बोली, अभी तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। ये सुनते ही प्रीतम मुड़ बोला, तो हाँ, मुझे याद आया, मेरा दोस्त यानी कि अधिराज सिंह राजावत अपने असिस्टेंट और अपने डिटेक्टिव के साथ एक दिन के लिए लोनावाला गया है। सुबह तक आ जाएगा और मेरी प्यारी सी बहन अपने दोनों दोस्त यानी कि पारस और प्रियांशु के साथ रिया के घर पर गई है। यदि विश्वास ना हो तो फोन करके पूछ लेना। जैसे ही रावी यह सुनती है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कहाँ उसे लगा था ये दोनों एक साथ होंगे, यह बात बताएगा। पर ये बताने के लिए प्रीतम यही बात बताने के लिए उसे इतनी सेवा करवाया है। ये देख गुस्से में बोली, तो फिर उसका सो कॉल्ड वकील यहाँ क्या कर रहा है, वह भी तो पूछ बनकर चारों तरफ साथ में रहता है। ये सुन प्रीतम उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, वह क्या है ना कि उसका वकील अभी नया नया शादीशुदा है तो उसने उसे हनीमून मनाने के लिए छोड़कर गया है, कहो तो ये बोल आंख मार देता है। रावी गुस्से में उसे देखते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही प्रीतम अभी तक जो मस्ती कर रहा था उसके जाते ही वह सीरियस हो जाता है और वह खुद से कहता है, तुम्हें तो मैं अधिराज की जिंदगी से निकाल कर रहूंगा। वही अपने कमरे की डोर पर खड़े राधिका और विक्रम दोनों ही यह नजारा देख रहे थे। विक्रम राधिका को देखते हुए बोला, क्या ये हमारा प्रीतम है। पर वही राधिका तो कुछ और ही रही थी, वह अपने फैसले के बारे में सोच रही थी। कहाँ प्रीतम जो सिर्फ उसे लगा था कि कहीं वह उसे पर जबरदस्ती थोप तो नहीं दिया है, पर आज का नजारा देख उसे आने वाले कल का एहसास हो गया था। वह अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे जाते ही पीछे से विक्रम डोर बंद करते हुए बोला, राधिका सुनो ना, मैं क्या कहता हूँ कि प्रियांशु की भी हम शादी कर देते हैं। ये सुनते ही राधिका उसे घूर कर देखती है तो विक्रम हकलाते हुए बोला, अरे मेरे कहने का मतलब अच्छा खासा जवान लड़का हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे बहला ले।
देखो ना, रात को न जाने कहाँ घूम रहा है। ये सुनते ही राधिका तकिया को बिस्तर पर रखते हुए बोली, अभी आपने सुना नहीं कि वह रिया के घर पर गया है? ये सुन विक्रम उसे देखते हुए बोला, अगर मेरे बच्चे का भी एक परिवार होता तो वह भी अपने बीवी के साथ घर में रहता हूँ, पर अफसोस उसकी खड़ूस माँ। उसकी यह बात सुन राधिका गुस्से में जग को उसके हाथ में देते हुए बोली, पानी लेकर आए। ये सुन विक्रम बोला, ये तो हद हो गई, तुमने तो मुझे एकदम नौकरानी बनाकर रख लिया है। ये सुन राधिका बोली, किसने कहा कि आप नौकर बनकर रहे? जाकर कुछ काम किया करिए। ये सुन विक्रम उसे घूरते हुए बोला, बॉर्डर से रिटायरमेंट लेकर आया हूँ। ये सुन राधिका हाथ बांधते हुए बोली, जाकर रोड पर देखिए, एक 80 साल का बूढ़ा भी रिक्शा खींचता है, वह भी इस उम्र में भी काम करता है। ये सुन विक्रम उसे आंखें दिखाते हुए, तुम मेरे बेटे इतने बड़े बड़े हैं तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत? ये सुन राधिका उसे देख बोली, हाँ सही कहा, फ्री के बैठकर खाने का आपको आदत पड़ गया है। ये सुन विक्रम उसे उंगली दिखाते हुए बोला, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। राधिका उसके उंगली नीचे कर उसे डोर की तरफ धकेलते हुए बोली, जाकर पहले पानी ले आओ। ये बोल बिस्तर पर बैठ जाती है। विक्रम के जाते ही राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस होटल में कमरे में आरू अधिराज के सीने पर सिर रखे एकटक बस दीवार को ही घुरे जा रही थी। अधिराज जो कब से नोटिस कर रहा था कि आरू सोई नहीं है, वह झुककर उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? ऐसे तो हमेशा सो जाती थी। कहो तो फिर। ये बोल वह आरू को थोड़ा ऊपर खींच लेता है और उसकी तरफ अपना चेहरा मोड़ लेता है। आरू अधिराज को देखते हुए बोली, देवल मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। ये सुन अधिराज आरू के चेहरे पर इतनी सीरियस भाव देखकर वह बोला, क्या बात है? ये सुन आरू बोली, हर्षवर्धन का हमारे घर से क्या कोई दुश्मनी? दुश्मनी की शुरुआत की कोई वजह? ये सुनते ही अधिराज उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये सुन आरू बोली, क्योंकि यह सब जो भी हो रहा है और मैंने उस हर्षवर्धन के कमरे में जो देखा। ये बोलते बोलते वह अचानक चुप हो जाती है। अधिराज उसे घूरते हुए बोला, तुम उसके घर पर गई थी? ये सुन आरू हकलाते हुए, नहीं मैं उसके घर पर क्यों जाऊंगी? ये सुन अधिराज साइड से अपना फोन उठाता है और एक वीडियो ऑन कर आरू को दिखाते हुए बोला, तो फिर यह कौन है? आरू उस वीडियो को देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उस वीडियो में आरू और पारस नकाबपोश पहने चार दीवारों को दाग कर अंदर जा रहे थे। ये देख आरू चादर को खुद के सीने तक खींचते हुए वह बैठते हुए बोली, आपको ये सब कहाँ से मिला? क्या आपने मेरे पीछे जासूस छोड़े हैं? ये सुनते ही अधिराज उसे देखते हुए अपने हाथ को सर के नीचे कर उसे देख बोला, जब तुम मेरे पीछे जासूस छोड़ सकती हो तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? ये सुन आरू हैरानी से, क्या आपको पता है कि पारस आपका जासूस? ये बोलते हुए वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वही अधिराज उसे देख एक मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। अगले ही पल आरू को एहसास होता है तो वह झटके से चादर खींचकर वह अधिराज के सीने पर लेटते हुए बोली, देवल ये गलत है। ये सुन अधिराज बोला, क्या गलत है क्या सही है मुझे यह नहीं पता, पर तुम्हारी इस हरकत से यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर तुम्हें बचाने के लिए कोई तो तुम्हारे पीछे रहना चाहिए ना। ये सुन आरू कुछ नहीं बोली, फिर कुछ देर बाद सोच बोली, तो क्या फिर आपको ये भी पता है कि मैं वहां पर क्यों गई थी? ये सुन अधिराज कुछ कहता तभी आरू बोली, अगर उसे लंपट ने आपको कुछ बताया होगा ना तो उसका तो कल मैं मुर्गा बनाने वाली हूँ। ये सुन अधिराज उसे खुद के नीचे लेटाते हुए बोला, पहले तो यह कोई भी लैंग्वेज यूज मत किया करो, और हाँ मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ क्यों गई थी, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही वफादार हैं। बस मैं तुमसे यही कहूँगा, कुछ अतीत के ऐसे पन्ने हैं जिसे तुम ना ही जानो तो अच्छा है। आरू खुद से कहती है, पर मैं जान कर रहूंगी क्योंकि कोई मेरा अपना मुझसे इतना दूर है और इसकी वजह यदि वह हर्षवर्धन है तो मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए वह सोचे जा रही थी, पर अगले पर उसे अपने होठों पर अधिराज के होठ फील होते हैं और अपने बॉडी पर अधिराज की हाथ। ये फील होते ही वह अधिराज को दूर करते हुए बोली, टेबल नो, पर अधिराज उसे खुद के करीब कर बोला, गलती तुम्हारी है, तुम्हें सो जाना चाहिए था। ये बोल कुछ ही देर में आरू को अपने आगोश में खींच लेता है। आरू अधिराज का चाह कर भी विरोध नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा अविनाश अपने फोन में कुछ तस्वीरों को देखे जा रहा था। उन पलों को याद करते हुए वह खुद से कहता है, रैबिट, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नज़दीक हो, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कब का खुद के पास ला चुका होता, पर बहुत जल्द मैं तुम्हें खुद से रूबरू करवाऊंगी। ये बोले जा रहा था तभी उसके फोन पर कॉल आता है। कॉल पर रावी का फोन था। ये देख वह अपना सिर सहलाते हुए फोन उठाकर बोला, अगर काम की बात नहीं हुई तो अगले जॉब से निकल जाना। ये सुनते ही हम उधर से रवि बोला, बॉस हमें पता चल चुका है कि वह सबूत कौन है जिसके बेस पर अधिराज सिंह राजावत ये केस लड़ने जा रहा है। ये सुनते ही अविनाश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह बोला, तुमने जो गुड न्यूज़ दी, कल से तुम्हारा मंथली बोनस दुगुनी। ये सुन उधर से रवि बोला, थैंक यू बॉस। तभी इधर से अविनाश बोला, तैयारी करो, कल तक ये लड़की गवाही देने ना पहुंच पाए। ये बोल फोन कट करो बोला, सॉरी अधिराज सिंह राजावत, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, पर अफसोस कि तुम मेरे रास्ते में हो, क्योंकि कल जो तुम चाहते हो वह हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे रोकने के लिए कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। एपिसोड 258।
आरू ने की डिवोर्स पेपर पर साइन, रावी किडनैप। अगली सुबह जब आरू की नींद खुली तो एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो वह जगह देख हैरान हो जाती है क्योंकि वह इस समय अपने कमरे में थी। वह घड़ी देखी है तो सुबह की 8 बजे बज चुके थे। आरू बैठ जाती है और सोचने लगती है कि वह यहाँ कैसे आई और कब आई, पर अगले ही पल उसे याद आता है कि उसके कमरे के पीछे से भी एक रास्ता है जो देखने में तो दीवार है पर यह रास्ता है ये सिर्फ अधिराज जानता था। आरू पिछली रातों के बारे में सोचती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर जैसे ही उठकर खड़ी होती है अपने बॉडी में दर्द फील कर अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है और अधिराज को कोसते हुए वॉशरूम में चली जाती है। पापी, दुष्ट, दानव, जल्लाद, पूरा का पूरा राक्षस है। वह बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वहां जाते ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है और चिल्लाते हुए बोली, देवल आप डोर तो लॉक कर सकते हैं ना, आप एकदम से बेशर्म इंसान है। अधिराज को घूरने लगता है। अधिराज जो शॉवल लेकर टॉवल लपेट चुका था वह आरू को ये कहते हुए कि वह बेशर्म है और खुद ही बेशर्मों की तरफ से देखे जा रही थी ये देख वह उसे बोला, वह तो मुझे दिख रहा है कि कौन बेशर्म है और दूसरी बात यह मेरा कमरा है, मैं चाहे जैसे रह सकता हूँ। ये सुन आरू चिल्लाते हुए बोली, पर यह मेरा भी कमरा है। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, तो फिर तुम भी ऐसे ही रहो, किसने मना किया है। ये सुन आरू इधर उधर चेहरा करते हुए बोली, मैं जा रही हूँ ब्रश करने। ये कह वह ब्रश में पेस्ट लगा ब्रश करने लगी। वह मुंह धूल बोली, आप जल्दी से बाहर जाओ, मुझे शॉवल लेना है। ये सुन अधिराज उसे ऊपर से नीचे देखा जिसने इस समय एक नाइटी पहनी हुई थी। अधिराज ने ही उसे यह कपड़ा पहनाया था। वह उसे देख बोला, तुम्हारे बॉडी में दर्द है ना। ये सुन आरू बेचारे जैसा मुंह बनाकर बोली, हाँ बहुत ज्यादा। ये सुन अधिराज बोला, तो फिर आओ मैं तुम्हें शॉवर देता हूँ। ये सुन आरू आंखें बड़ी कर बोली, बिल्कुल नहीं, पर तब तक देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाते हैं। वही रावी जिसका मन उथल पुथल था आरू और अधिराज को कमरे से बाहर आते देख वह गुस्से में प्रीतम को देखने लगी। अधिराज फोन पर बात करने के लिए ऊपर ही रुक जाता है। वही आरू नीचे आती है। रावी आरू से पूछने के लिए खुद को रोक नहीं पाती और बोली, रात को तुम यहाँ नहीं थी अचानक यहाँ। ये सुन आरू चेयर पर बैठते हुए बोली, मेरे हिसाब से मैं रात को नहीं थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सुबह नहीं हो सकती। ये सुनते ही पारस और प्रियांशु की हंसी छूट जाती है। वही रावी कुछ कहती तभी प्रीतम बोला, वह क्या है ना, अब तुम्हें अब अपनी जिंदगी किसी से पूछकर भी जीनी है। हो सके तो अपडेट दे दिया करो, रात भर तुम्हारा कोई मम्मी के जैसा इंतजार करता रहता है। तभी राधिका बोली, हमें यहाँ से कुछ देर में ही निकलना है। रावी तुम्हारी सारी तैयारी हो गई है। ये सुन रावी बोली, हम बिल्कुल सारी तैयारी हो गई है, बस एक चीज बाकी है। मुझे सभी रावी को देखने लगते हैं तो रावी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए अपने कमरे में जाती है और एक पेपर लाकर आरू के सामने रखते हुए बोली, जिस चीज के दावे हुए थे वह तो अभी हुआ ही नहीं। ये सुन आरू पेपर की तरफ देखती है जिस पर सीधे अक्षरों में डिवोर्स पेपर लिखा हुआ था। वह एक नज़र अधिराज को देखी जो सीडीओ से बात करते हुए अपने फोन को कटकर जेब में रखते हुए आ रहा था। रावी उसे देख बोली, क्या हुआ, अब अपने किए हुए वादे पर अफसोस हो रहा है। ये सुन आरू कुछ कहती तभी दादी बोली, रावी बेटा हमें समझ नहीं आता कि आप इतनी समझदार होकर भी इतने ना समझ की बातें क्यों कर रही है। कागजी तौर पर ही लेकिन आपकी शादी प्रीतम से हो चुकी है। ये सुन रावी बोली, दादी मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती जो कि मुझे पता तक नहीं था। अधिराज भी वहां आ चुका था और रावी को ही देखे जा रहा था। आरू एक नज़र अधिराज को देखी जो उसे ही घूरे जा रहा था। आरू पेपर को लेकर उस पर साइन कर देती है। ये देख एक पल के लिए रावी हैरान थी। उसकी हैरानी को देख आरू मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है मेरे लिए रिश्ता इन कागजों से भी बढ़कर है। यदि कागज के टुकड़े पर साइन कराकर आप डेविल की दिल दिमाग से मुझे निकाल सकते हैं तो फिर आजमा कर देख लीजिए। ये बोल वह जाने लगती है तभी रावी बोली, तुम्हें इस पर एक और साइन लेना है राज की। आरू मुस्कुराते हुए बोली, शर्त आपकी मुझसे हुई थी कि डिवोर्स पर मुझे साइन देने हैं। डेविल साइन करेगा या नहीं यह मेरी शर्त में शामिल नहीं था। ये सुन शिल्पा खुद से बड़बड़ाती है, कितनी ज्यादा चालाक है ये लड़की। वही रावी भी एक पल के लिए आरू की बात सुन हैरान हो जाती है। उसी की बात में आरू ने उसे ही मात दिया था। राधिका और पूजा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रावी अधिराज की तरफ देखती है तो अधिराज उसे देखते हुए बोला, तुम्हें जिसके साइन लेने थे तुमने ले चुके हैं, अब तुम्हें मुझे जेल जाते हुए देखना है। मेरे खिलाफ गवाही ये तुम तय कर लेना, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ये बोल वह वहां से चला जाता है। रावी उस डाइवोर्स पेपर को उठाते हुए प्रीतम से बोली, तो वकील साहब इतना बता दीजिए कि यदि किसी एक के साइन है डिवोर्स पेपर पर तो इसका मतलब क्या होता है। ये सुन प्रीतम बोला, तुम एक क्लाइंट के तौर पर बात कर रही हो तो इसका मतलब यही होता है कि जिस भी एक ने ये साइन किया है वह उसे डिवोर्स देने वाले इंसान के पास या करीब नहीं जा सकता क्योंकि यह उसकी चॉइस थी। ये सुन रावी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तभी प्रीतम आगे बोलता है, और एक बिना क्लाइंट के तौर पर तुम्हें बात बताऊंगा कि जिसने ये डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है वह इंसान उसके करीब जा सकता है। ये बोल उठकर खड़ा होकर घुरकर अधिराज के पीछे चला जाता है। रानी खुद से ही कहती है, आरू अपने बात पर टिकी रहने वाली लड़की है। इतना तो मुझे पता चल चुका है, मेरे लिए यही काफी है।
ये बोल पेपर को ले अपने कमरे में ले जाकर रख देती है। वही आरू अपने कमरे में चली जाती है। राधिका पारस से बोली, अथर्व कितने समय में आने वाला है? ये सुनते ही पारस उठते हुए बोला, किसने कहा था कि उसका काम हो गया है, वह आता ही होगा। ये सुन राधिका वहां से एक गाड़ी में निकलते हुए फोन लगाकर भैरव से बोली, ध्यान रखना। उधर से भैरव, ओके। वही आरू अपने कमरे में आती है तो उसकी आंखों में आंसू बह चले थे। भले ही अधिराज वह दोनों करीब थे, भले ही कहने को था कि उस कागज के रिश्ते से नहीं मतलब था, पर कागज पर ही सही अपने और अधिराज के रिश्ते को तोड़ना भी उसे उतना ही दर्द दे रहा था जितना कि उसे होना चाहिए था। उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो आरू पीछे मुड़कर देखी तो वहां पर प्रीता खड़ी थी और उसके पीछे उसके वह सारे दोस्त। ये देख आरू प्रीता के गले लग जाती है और उसके आंखों से आंसू बह चले थे। उसे ऐसे देख प्रियांशु और श्रुति दोनों ही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और तीनों ही गले लग जाते हैं। प्रियांशु आरू को देखते हुए बोला, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिवोर्स के बाद मैं हूं ना तेरे से शादी करने के लिए। ये सुन आरू नीचे ही पैर से उसके पैर पर दे मेरती है तो प्रियांशु जोर से चिल्लाता है। तीनों ही खिलखिलाकर हंसते हैं। आरू के लिए उसका ये दोस्त है, उसका सबसे पहले परिवार था। रावी यह बचपना क्यों कर रही थी किसी को नहीं पता था, हालांकि यह रावी और आरू के बीच का मैटर था। आरू का मूड ठीक करने के लिए प्रियांशु बोला, चलो हम सभी बाहर चलते हैं पार्टी करने। ये सुन आरू कुछ सोचते हुए बोली, नहीं मेरा मूड नहीं है। वैसे भी आज बहुत बड़ा दिन है, आज सभी कोर्ट गए हैं, मुझे नहीं लगता हमें अभी कोई पार्टी करनी चाहिए। तभी पूजा अंदर आते हुए बोली, तुम सभी जाना भी चाहोगे तो नहीं जा पाओगे। सभी उसे देखते हैं तो पूजा लाई हुई आइसक्रीम देते हुए बोली, क्योंकि अधिराज और भाभी का सख्त आदेश है किसी को बाहर न जाने देने का। कोई कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में हर्षवर्धन की पेशी हो चुकी थी। अधिराज पूरी फैमिली के साथ वहां पर पहुंच चुका था। आज सुनवाई थी, आज सबूत पेश होने थे। कोर्ट में सभी पहुंच चुके थे सिवाय रावी के, क्योंकि रावी को पारस के साथ आना था, क्योंकि न ही कोई पारस को जानता था और न ही रावी को, क्योंकि उन सभी पर नजर रखी हुई थी, इसलिए यही प्लान तय हुआ था और रावी ने भी इस मैटर में हामी भरी थी। कोर्ट का सुनवाई शुरू होता है। हर्षवर्धन के वकील वरुण भी मौजूद था। सुनवाई शुरू होती है जिसमें कि हर्षवर्धन का वकील सीधे सबूत की मांग करता है। सबूत की मांग करते हुए प्रीतम घड़ी देखा है और एक बार अधिराज को। अधिराज भी अपने फोन से रावी को कॉल कर रहा था पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और हर्षवर्धन का वकील भारी पड़ता गया। हर्षवर्धन का वकील हंसते हुए बोला, जज साहब यहाँ पर हमारे मुवक्किल जो काफी नामी इंसान है, उन्हें बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है। राजावत जिसकी जगती दुश्मनी और अपने पिछले की गुनाहों को, या ये कहा जाए जो गुनाह अभी चल रहा है, उसे छुपाने के लिए वह इस तरह की नीची हरकत कर रहे हैं। ये सुन प्रीतम बोला, जज साहब मैं इस बात को खारिज करता हूँ, बिना किसी सबूत के हम ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। हमें भी कानून पता है, हमारा सबूत जो भी है वह अभी तक नहीं आ पाया है। ये सुन दोनों पक्षों की बातों को बहस को सुनते हुए जज बोलता है, ये सुनवाई अगले दिन की हियरिंग में होगी। अगर अगले दिन कोई सही सबूत पेश नहीं किया गया तो ये कोर्ट इस केस को रद्द कर देगी और हर्जाने के तौर पर जो भी मानहानि का केस मिस्टर हर्षवर्धन रायचंद आपके ऊपर लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। ये कह जज उठकर चला जाता है। अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह उठकर खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। वही प्रीतम भी उसके पीछे निकल जाता है। पुलिस हर्षवर्धन को ले जाता है तो हर्षवर्धन 2 मिनट रुकने को बोला तो पुलिस उसे छोड़ देता है। अधिराज के पास जाते हुए वह बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया? अफसोस, इसीलिए कहा जाता है बच्चों को बाप बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हाँ, बस अगली बार कल के बाद मैं फिर से बाहर आने वाला हूँ, उसके बाद जो मैं खेल तुम्हारे साथ खेलूंगा ना, वह तुम्हारी साथ पुश्ते याद रखेंगी। ये बोल हर्षवर्धन चला जाता है। वही अधिराज ये सुन गुस्से में हर्षवर्धन को मारने को होता है पर प्रीतम उसे रोक लेता है। कुछ देर में सभी राजावत विला जाते हैं। वैभव और रचना भी वहां पर आ चुके थे। अधिराज चुपचाप एक टक जमीन को घूर रहा था। उसके मन में हर्षवर्धन की सारी बातें चल रही थी। वहीं घर के सभी लोग बैठे थे। प्रीतम गुस्से में बोला, देखा ना, उस रावी अपना असली रूप दिखा दिया, भाग गई भगोड़ी। ये सुन अधिराज उसे देखा तो प्रीतम बोला, घूर क्या रहे हो? अधिराज आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, रावी इज किडनैप। ये सुन प्रीतम बोला, क्या बोला तुमने? ये सुन अधिराज बोला, उसको किडनैप किया गया है। ये सुनते ही सभी हैरानी से अधिराज को देखने लगे। वही छत से आरू प्रियांशु ये सब देखे जा रही थी। अधिराज की बातें सुन प्रीतम बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर उसका किडनैप हुआ होता तो ये बोल पारस को उंगली दिखाते हुए बोला, इसकी यह हाल नहीं होती। पारस जिसके सिर पर पट्टी लगी हुई थी। अधिराज पारस को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ था वहां पर? ये सुनते ही पारस बोला, मैं और रावी वहां से ऑटो से निकल चुके थे। रास्ते में रावी को प्यास लगा था, गर्मी ज्यादा थी तो मैं पानी लेने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो वहां पर रावी नहीं थी। फिर किसी ने मुझे पीछे से सिर पर मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर पहले ही मुझे होश आया तो मैं बगल के ही एक अस्पताल में था। ये सुन प्रीतम बोला, सुना तुमने? तभी वहां बैठी राधिका बोली,
तुम्हें क्या रावी पर शक है? ये सुन कुछ सोचते हुए पारस बोला, मैंने देखा था वह खुद जल्दी से जल्दी जाना चाहती थी, मुझे नहीं लगता कि वह वहां से भागी होगी। ये सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी अधिराज बोला, वैभव शिव कहाँ है? उससे बोलो पता करे यह अविनाश कहाँ पर है और क्या कर रहा है इस समय। ये सुन वैभव तुरंत शिव को कॉल करने के लिए उठ जाता है। वही आरू जो ये सब कुछ सुन रही थी वह नीचे पारस को कुछ इशारा करती है तो पारस भी उठकर बाहर निकल जाता है। एपिसोड 259। अधिराज अविनाश का सामना, आरू पर खतरा, गजेंद्र का निशाना। आरू सभी आपस में बात कर रहे थे। इस बीच ऊपर से सुन रहे प्रियांशु और आरू एक दूसरे को देखें। तभी पारस की नजर ऊपर खड़ी आरू पर जाती है जो इशारे से उसे कुछ कह रही थी। पारस भी उठकर बोला, मुझे अब आराम करना है। ये बोल सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तभी पीछे से अधिराज उसे रोकते हुए बोला, रुको। ये सुनते ही अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। अधिराज उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारा कमरा ऊपर नहीं नीचे है। ये सुनते ही पारस हैरानी और डर से अधिराज को देखा और एक नजर आरू को, जहां नहीं प्रियांशु खड़ा था नहीं आरू। ये देख पारस खुद से कहता है, ये दोनों एक दिन मुझे इस राक्षस से निगलवा कर ही रहेंगे। ये कह वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अधिराज को मालूम हो गया था कि जरूर पारस आरू के पास जाकर यह सभी आपस में ऊट जुलूल प्लान बनाएंगे और यह कोई बच्चों का खेल नहीं था और वह ऐसे मैटर में किसी भी तरह से अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को फंसते नहीं दे सकता था। वह उठकर खड़ा होता है और प्रीतम को देख बोला, चलो दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। वैभव जो कि बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा था अधिराज को देख बोला, मेरी शिव से बात हो चुकी है, उसने कुछ समय मांगा है। ये सुन गाड़ी में बैठते हुए वह बोला, चलो। वैभव पर कहा। अधिराज कुछ नहीं कहता तो तुरंत वैभव गाड़ी को ड्राइव कर लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र अपने घर के हाल में बैठा इस समय शराब की जाम लगाया जा रहा था। उसके सामने इस समय अविनाश बैठा हुआ था। अविनाश को देखते हुए बोला, शाबाश, तुमने मेरा वह काम किया है जो मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता था। ये सुन सामने बैठा अविनाश भी ग्लास को हिलाते हुए उसे पीते हुए बोला, मैं अपने काम का पक्का हूँ। ये सुन गजेंद्र बोला, हाँ मुझे तुम पर विश्वास है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, वरना तुम जैसे द माफिया किंग खुद किसी का काम करे और वह काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुन अविनाश कुछ ज्यादा नहीं बोला। तभी गजेंद्र बोला, वैसे वह लड़की क्या नाम था? हाँ रावी, वह क्या वही लड़की है? आई मीन उस वरुण की बहन। ये सुन अविनाश बोला, मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। ये सुन गजेंद्र बोला, हाँ मुझे याद है, ये वही लड़की है। जब एक समय पर यह हर्षवर्धन के कैद में थी। वह इतना ही बोला कि अविनाश उसे देखने लगा। ये देखकर गजेंद्र बात बदलते हुए, मेरा मतलब यह एक रिपोर्टर थी जिसे हमारे खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की थी और उस समय पकड़ में नहीं आई थी और भाग गई थी। शायद इसीलिए आज वही खेल खेल रहा था। अविनाश कुछ नहीं बोला और शराब के घूंट को पीने लगता है। तभी गजेंद्र बोला, वैसे मैंने तुम्हें कुछ खास काम के लिए बुलाया था। ये सुन अविनाश उसे देखा तो गजेंद्र बोला, जहां तक मुझे पता है अब तक अधिराज और राजावत खानदान में सभी लोगों को फैल चुकी होगी कि उसकी पत्नी गायब है, तो वह खोज शुरू कर चुके होंगे। जहां मैंने उस लड़की को रखा है दूर दूर तक लोग सोच भी नहीं सकते कि वह वहां पर होगी। ये सुन अविनाश बोला, कहना क्या चाहते हो? ये सुन गजेंद्र बोला, बैकअप प्लान। यह सुन अविनाश बोला, क्या तुम्हें मेरे प्लान पर भरोसा नहीं है? ये सुन गजेंद्र बोला, बिल्कुल भरोसा है, पर शायद तुम्हें नहीं पता उन सब के घर में एक ऐसा भी इंसान है जो अपनी मनमानी करता है और हमें उस पर भरोसा नहीं है। ये सुन अविनाश इंटरेस्ट लेते हुए बोला, कौन? गजेंद्र उसके सामने कुछ फोटोज रखते हुए बोला, मुझे इसके बारे में हर्षवर्धन ने बताया। टोटल उस राधिका की परछाई है, निडर, अपने मन की करने वाली। अगर उस घर में सभी इस मामले में कुछ नहीं करेंगे तो भी यह अपने टांग जरूर अड़ाएगी और इसे हम कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकते। ये बोल फोटो देखने का इशारा करता है। अविनाश जैसे ही फोटो देखा उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वह खुद से कहता है, रैबिट। ये बोलते हुए वह फोटो उठा देखने लगा और इंटरेस्ट के साथ गजेंद्र की बातों को सुनने लगा। तो गजेंद्र बोला, ये देखो सीसीटीवी। यह बोल लैपटॉप उसकी तरफ करता है जिसमें हर्षवर्धन के कमरे की तरफ जाते हुए एक लड़की और एक लड़का दिखे। दोनों ही अंदर जाते हैं और कुछ देर में वापस आकर उन गार्डों को बंद कर बाहर भाग जाते हैं। प्लान के हिसाब से वह पीछे से तो चढ़कर राहुल के कमरे की तरफ जा और उधर से ही उतर कर निकलने वाले थे, पर अचानक आरू का प्लान हर्षवर्धन के कमरे की तरफ चला जाता है जहां पर काफी हिडन कैमरा लगा था। पर ये देखते हुए अविनाश गजेंद्र को देखा तो गजेंद्र बोला, ये यही लड़की है। ये सुन अविनाश के चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ जाती है जिसे गजेंद्र नहीं देख पाता। तभी अविनाश पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोला, तो मेरे हिसाब से मिस्टर गजेंद्र को इस लड़की से डर लग रहा है। ये सुन गजेंद्र गुस्से में अपने गिलास को टेबल पर पटकते हुए बोला, मैं इस पिद्दी भर की लड़की से नहीं डर सकता। ये सुन अविनाश उसके गिलास में शराब डालते हुए बोला, इस पिद्दी सी लड़की ने ही तुम्हें बैकअप प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। ये सुन गजेंद्र चुप रह जाता है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद यही था। ये सुन गजेंद्र हार मानते हुए, हाँ मैं चाहता हूँ कि यह कोई गड़बड़ ना करें क्योंकि इस केस के साथ मेरी रेपुटेशन जुड़ी हुई है। अविनाश बोला, डोंट वरी, वह कभी नहीं पहुँच पाएगी, इस बात की मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ।
ये बोल उठकर निकल जाता है। वही बाहर एक तरफ दूरबीन से देख रहा है भैरव अधिराज को कॉल करते हुए बोला, अभी अभी अविनाश गजेंद्र के घर से निकला है। वही गजेंद्र अपनी गाड़ी से निकल जाता है। तभी अचानक उसे एक गाड़ी ओवरटेक करती है। ओवरटेक करते ही गाड़ी से अधिराज बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही अंदर बैठा अविनाश भी बड़े ही एटीट्यूड से बाहर निकलता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो अविनाश उसके सामने जाते हुए बोला, क्या बात है? ये हेडलाइंस तो आज के न्यूज़ में होनी चाहिए। अधिराज सिंह राजावत मुझसे मिलने आए हैं, ये कह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अधिराज दोनों हाथ अपने पेंट की जेब में थे। तुम्हें इतना भी पता चल चुका होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुन अविनाश बोला, वजह चाहे कुछ भी हो पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुन अधिराज बोला, तुम गलत का साथ दे रहे हो। ये सुन अविनाश अफसोस जताते हुए बोला, सही कहा, मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, इस बात का अफसोस है पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुन अधिराज के बगल में आते हुए प्रीतम खड़ा होकर बोला, जब तुम्हें इतना पता है कि गलत का साथ दे रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर वह हर्षवर्धन इस जेल से छूटा तो कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी। ये सुन अविनाश कार से टेक लगाकर वह भी पेंट की जेब में हाथ डाले एकटक अधिराज को देखते हुए बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि किसका नुकसान होगा या नहीं होगा, बट मेरे सामने खड़े वाला इंसान का नुकसान अच्छे से होगा, शायद वह जेल भी चला जाए। ये सुन अभिराज के हाथों की मुठिया उसके जेब में ही कस जाती है, जिसे देख अविनाश के चेहरे पर आ जाती है। ये सुन प्रीतम बोला, इसका मतलब तुम चाहते हो कि अधिराज जेल जाए? ये सुन अविनाश बोला, हाँ बिल्कुल, इससे मेरा माफिया गैंग लीडर में एक कंपटीटर कम हो जाएगा। वैसे भी यह बिजनेस में ही शोभा देता है, खामखा ये काली दुनिया में आकर मुझे कम्पीट कर रहा है। अधिराज कुछ देर तक अविनाश को गौर से देखा और उसे देखते हुए उसके पास आते हुए बोला, अगर मैं तुमसे डील करूं और डील तुम्हारा फायदा का हो क्या तब भी तुम इसी एटीट्यूड से खड़े रहोगे? ये सुन अविनाश कुछ सोचने लगता है तो अधिराज बोल, वैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुन अविनाश सिर हिलाते हुए बोला, अच्छे से याद है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो चलो ठीक है, उस जान के बदले तुम्हारे बीवी को एक खरोच तक नहीं आएगी। ये सुन अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोला, इसका मतलब रावी तुम्हारे पास है? अधिराज अच्छे से जानता था कि सभी रावी को उसकी वाइफ ही समझ रहे होंगे। अविनाश एक नज़र शातिर अधिराज को देखा और बोला, शायद तुमने मेरे मुंह से इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल चुके होंगे। ये बोल वह जाने लगता है तो अधिराज बोला, एक चीज याद रखना, मेरा नाम भी अधिराज सिंह राजावत है। भले ही मैं बिजनेसमैन हूं पर मेरा खून भी उस माफिया गैंग के लीडर से आता है जिसकी तुम दुहास दे रहे हो। मैं पता करके रहूंगा और उस इंसान को जेल तक पहुंचा कर रहूंगा। बस मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि मेरे सामने दोबारा मत आना। ये सुन अविनाश उसे देख जाते हुए बोला, वह तो समय बताया कि कौन किसके पास और सामने आएगा कौन किसके पास नहीं, पर हाँ जाते जाते तुम्हें एक हिंट जरूर देता जा रहा हूँ। ये सुन अधिराज उसे देखा तो अविनाश पीछे मुड़ एक स्माइल पास करते हुए बोला, एक एहसान तुम्हारा मुझ पर था जिसे मैंने उतार दिया, पर अब मैं एक एहसान तुम पर डालना चाहता हूँ ताकि समय पड़ने पर उसे तुम भी उतार सको। सभी उसे देखे तो वह बोला, सुना है तुम्हारे घर में एक छोटी सी लड़की है, क्या नाम है उसका? हाँ, आरू ग्रेवाल। ये सुनते ही अधिराज की आंखें कठोर हो जाती है। एक पल के लिए अविनाश उसकी आंखों को देखने लगा, क्योंकि इतना तो बीवी के कैद में रहने पर भी अधिराज की आंखें कठोर नहीं हुई थी जो उस लड़की का नाम सुनते ही था। बात सिर्फ अधिराज पर नहीं, वहां खड़े वैभव और प्रीतम की भी आंखें सर्द हो गई। ये देख अविनाश हंसते हुए बोला, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सही है, जान बसती है तुम सबकी उस लड़की में। तो सुनो जरा, उसे अपने तहखाना में कैद करके रखना, क्या है ना, काफी लोगों की नजरें हैं उस पर, कहीं ऐसा ना हो किसी मुसीबत में पड़ जाए। ये बोल गाड़ी में बैठ वहां से चला जाता है। अधिराज उसे जाते हुए देखता रहता है। तभी वैभव गुस्से में बोला, इसकी हिम्मत भी कैसे भी मेरी बहन के बारे में ऐसे बोलने की। ये सुन प्रीतम भी कुछ कहता तभी अधिराज बोला, पता करो आरू इस समय क्या कर रही है और उस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखना। ये सुनते ही वैभव बोला, तुम इस इंसान की बातों में आ रहे हो? ये सुन अधिराज वैभव को देखते हुए बोला, खुद की बहन के करतूत को नहीं जानते हो जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? ये सुनते ही वैभव की तो जुबान ही बंद हो जाती है। वह वहां से गाड़ी में निकलते हुए बोला, और हाँ पता करो कि यह गजेंद्र का कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉपर्टी है, मुझे एक एक डिटेल चाहिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से भैरव ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है बार बार अविनाश का गजेंद्र से मिलना, यानी कि यह सब गजेंद्र अविनाश ने ही किया है। पर गजेंद्र जैसा मक्कार आदमी अविनाश पर भी भरोसा नहीं कर सकता, तो जरूर वह अपने ही किसी तहखाना में उसे रखा होगा। ये कह वह गाड़ी में बैठकर सिर टीका लेता है। तभी वैभव बोला, तुम ठीक हो, रावी ठीक होगी? यह सुन अधिराज बोला, मुझे पता है कि वह ठीक होगी, मेरा अविनाश से मिलने का यही में मोटिव था कि मैं उसे अपने एहसानों को याद दिला रावी को सेव कर सकूं जो मैंने कर दिया है। ये सच था कि जैसे ही अधिराज को पता चला कि अविनाश इन्वॉल्व है, वह जानता था कि अविनाश रावी की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि अविनाश एक शातिर इंसान था और यदि अधिराज पता करना चाहता भी तो इतनी जल्दी पता नहीं कर पाता, क्योंकि अविनाश ऐसी शख्सियत ही था। शायद यही वजह था कि गजेंद्र ने उसे चुना था, पर उसे एक सुकून था कि रावी सेफ है। प्रीतम अधिराज को ऐसे देख बोला, क्या तुम अभी भी रावी से प्यार करते हो?
ये सुनते ही अधिराज आंखें बंद किए ही बोला, अपना मुंह बंद रखना। ये सुनते ही प्रीतम बोला, तो फिर तुम्हें इतनी क्यों चिंता हो रही है? ये सुन अधिराज अपने आंखें खोल उसे देखते हुए बोला, जब एक पति को अपनी पत्नी की चिंता नहीं है तो एक दोस्त को तो अपने दोस्त की चिंता करनी ही होगी ना। ये सुन प्रीतम मुंह बना लेता है, पर उसे कहीं ना कहीं यह अच्छा लगता है कि अधिराज रावी को सिर्फ एक दोस्त तक ही समझ रहा है। वही शाम हो जाती है, पर आज अधिराज घर नहीं आया था। सभी घर वाले थोड़े परेशान भी थे। वही रात होने से सभी इस समय प्रीता के कमरे में थे। सभी का इस समय गुट बना हुआ था। वही पारस चुपचाप एक जगह बैठा था। आरू उसे देखते हुए बोली, अब वहां खड़े खड़े बैठे रहोगे या कुछ सोचना है? ये सुनते ही पारस बोला, मेरा दिमाग और बुद्धि तो मेरा दोस्त है जो अभी यहाँ नहीं है। ना जाने कौन सा खिचड़ी पकाने गया है। अगर वह रहता तो शायद कुछ ऐसा करता जिससे तुम सभी मतलब हम सभी कुछ कर सकते। ये सुनते ही आरू कुछ सोचने लगी और उठकर डोर के बाहर जाकर एक बार चारों तरफ नजर दौड़ते में बोली, वैसे तो कोई ऐसा नहीं है जो हम पर नजर रख रहा है। ये सुन पारस बोला, नजर रखने के लिए तुम्हें पता भी है हमारे पीछे उस भयानक आदमी को छोड़ा गया है। ये सुन आरू बोली, कौन सा भयानक आदमी? ये सुनते ही पारस बोला, अरे वही काल भैरव। मेरा मतलब भैरव, उसे तो देखकर ही मुझे डर लगता है यार। कैसा गूंगा आदमी है, कुछ बोलता ही नहीं। अगर कुछ बोलना चाहो तो बस आंखें दिखाता है और या फिर हाथ पैर चलाता है। अगर मुझे इस घर में उस अधिराज के बाद किसी से डर लगता है तो उसी से लगता है। कैसे किसी रोबोट की तरह चलता है, बातें भी कम करता है। अगर मुझे भगवान एक वरदान दे कि तुम्हें किसी अपने रास्ते से हटाना है तो मैं तो अधिराज को नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरी क्यूट दोस्त का पति है, मतलब एक्स पति। पर मैं उस काल भैरव को रास्ते से जरूर हटाता। सभी तो बस एक टक उसको ही देखे जा रहे थे तो एक बार श्रुति को, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घुरे जा रही थी। उन सभी को इतने शांत देख पारस बोला, क्या हुआ, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुन सभी एक साइड हो जाते हैं। श्रुति उठकर खड़ी होते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उसे अपने रास्ते से हटाओगे? तुम्हें मौका मिला तो तुम उसे इस दुनिया से भेज दोगे? ये सुन भैरव पीछे होते हुए बोला, यार तुम क्यों काली माता बन रही हो? ये सुन श्रुति अपने हाथ के स्लीव को चढ़ाते हुए बोली, जिसके लिए मैं इस दुनिया में पैदा हुई हूँ, जिसके लिए मैं न जाने किस देवियों की तरह इंतजार कर रही हूँ, तुम उसे इस दुनिया से हटाओगे? ये सुन पारस बिस्तर पर चढ़ दूसरी तरफ जाते हुए बोला, अरे यार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, तुम ऐसी चुड़ैल और डायनो के जैसे डराने वाली बातें क्यों कर रही हो? ये सुन अगले ही पल वहां पर टंगी हुई हॉकी को श्रुति उठाती है और बस फिर क्या था, पारस के पीछे दौड़ पड़ती है। पारस उसके ऐसा करते ही जोर से भागता है, क्योंकि श्रुति को देखकर कहीं से लग नहीं रहा था कि वह कोई मजाक के मूड में है। भागते भागते सीढ़ियों से उतर जाता है। वहीं उन सभी के भागते ही आरू के सारे गैंग भी पीछे से यह नजारा देख हंसने लगते हैं। सभी थोड़े हंस मुस्कुरा रहे थे, बट पारस की जान अटकी थी। पारस दौड़ते हुए भाग रहा था, तभी सामने से आते शख्स से टकराकर वह गिरने का होता है। तभी खुद को संभाल लेता है और सामने खड़े इंसान को देख बोला, काल भैरव। एपिसोड 260। आरू का राहुल को पीटना, कोर्ट पेशी। अधिराज का गुस्सा फटा पारस पर। पारस ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़े हो। वही श्रुति भी हॉकी लेकर उसके आगे पीछे दौड़ रही थी। तभी पारस भागते हुए सामने किसी से टकराता है। सामने टकराते ही देखा तो वहां पर भैरव खड़ा था। ये देख उसका मुंह रोने जैसा बन जाता है। भैरव जी जो घर में आ रहा था और अचानक अपने से किसी को लड़ते देख वह घूरकर पारस को देखा तो पारस एक नजर पीछे देखा, जहां अंधाधुन हॉकी को दौड़कर उसे बस मारने की ही दृष्टि से श्रुति आ रही थी। ये देख पारस एक नजर श्रुति को देखा और एक नजर भैरव को। अगले ही पल श्रुति उसके पीठ पर उसको हॉकी मारती उसके पहले ही पारस झटके से उसके सामने से हट जाता है और वह हॉकी जाकर सीधे भैरव के सीने पर लगता है। हॉकी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक पल के लिए भैरव की आंखें बंद हो जाती है। श्रुति जिसे लगा था कि पारस दौड़ जाएगा, उसे हॉकी लगेगी भी तो थोड़ी सी, हालांकि वह सच में उसे मारना चाहती थी पर इतनी तेज नहीं। पर उसके आने की गति से जो हॉकी की तेजी थी वह ऐसी थी जैसे किसी की हड्डी टूटी हो। जैसे ही श्रुति सामने भैरव को देखी, जो आंखें बंद कर फिर खोल अपनी लाल भरी आंखों से सामने देखा तो श्रुति वहीं पर ठिठक जाती है। वही हाल में जो दादी बैठी थी वह ये देखकर उठकर बोली, श्रुति जब भैरव को ऐसे देखी तो हिम्मत कर वह आगे बढ़ बोली, सॉरी मैंने देखा नहीं। ये बोल उसके सीने पर हाथ रख उसके खुले शर्ट को हटा उसको देखने लगती है और घबरा कर बोली, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वही श्रुति का ऐसा करना भैरव उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। ये देख श्रुति की नजर उस पर ठहर जाती है तो भैरव गुस्से में बोला, दूर हटो। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से बोली, मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? ये सुन भैरव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, दूर हटो। ये कह वह झटके से श्रुति को दूर धकेल देता है। उसके ऐसा करने पर श्रुति धड़ाम से पीछे गिर जाती है। ये होते ही प्रियांशु दौड़कर श्रुति को पीछे से पकड़ लेता है और बोला, भाई क्या कर रहे हैं आप? वहीं अब तक उसकी आवाज सुन कमरे से सभी लोग आ गए थे। पूजा जब ये देखी तो वह भैरव के पास जाते हुए, भैरव यह क्या हरकत है? ये सुनते ही भैरव बोला, हो सके तो आप इस लड़की को मुझसे दूर रखिए, इसकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और आपको पता है ना, जो मुझे नहीं पसंद मैं उनके साथ क्या करता हूँ।
ये सुन एक पल के लिए पूजा चुप हो जाती है। अगले ही पल भैरव गुस्से से उसे देख वहां से निकल जाता है। श्रुति आंसू भरी आंखों से उसे देखती रहती है। अगले ही गुस्से में वह दौड़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रात गहरा चली थी, बट आंखों में नींद किसी को नहीं थी। आरू जो अपनी नींद की पक्की थी, पर आज उसका मन बेचैन था। बेचैनी की वजह दो थी, जो उसके पति को निजात दिलाने वाली थी वह इस समय गायब थी, और दूसरी बात वह खतरे में थी। आरू बस सोचे जा रही थी। धीरे धीरे रात गहराए जा रही थी। रात के 3 बजे बज जाते हैं। आरू को जब नींद नहीं आती तो वह उठकर खड़ी हो जाती है और बालकनी में जाकर कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद वह किसी को मैसेज करती है। मैसेज का रिप्लाई तुरंत आता है। ये देख आरू एक गहरी सांस लेती है। अगले ही पल अपने अलमीरा से एक कपड़ा जो कि हुडी वाला था उसे पहनती है, और अगले ही पल अपना डोर धीरे से खोली। डोर के खुलते ही सामने 2 शख्स आकर खड़े हो गए और वह धीरे से उन्हें अंदर आने को बोली और दरवाजा लॉक कर दिया। आरू ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज उसने बहुत पहले ही देख चुका था। वह उस पर अधिराज को पता भी ना चले वह उसे पर कपड़ा डाल देती है। प्रियांशु और पारस दोनों ही आरू के कमरे में आते हैं तो आरू अपनी अलमीरा से 2 साड़ी निकालती है। हालांकि वह साड़ी पहनती नहीं थी, बट आज उसकी काफी काम आने वाले थे। वह अपने बालकनी के रेलिंग में बांधती है और वह उतरने को होती है, तभी उसे कुछ याद आता है। याद आने के साथ ही वह तुरंत उस डोर के बारे में याद करती है, लेकिन उसे याद आता है कि जरूर कुछ ऐसा पासवर्ड होगा जिससे अधिराज को पता चल जाएगा, इसलिए वह यही रास्ता अपनाती है और देखते ही देखते तीनों ही वहां से उतरकर निकल जाते हैं। वही भैरव जो अभी भी सामने चारों तरफ अपनी नजरें रखा था, उसके हाथ में इस समय फोन था जिस पर घर की सारी सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वह एक फैमिली मेंबर गायब था, वह किसी और को खतरे में नहीं डाल सकता था क्योंकि यह अधिराज का आदेश था, पर जैसे ही उसे कुछ शक होता है वह तुरंत सीसीटीवी चारों तरफ का देखा है तो एक जगह का ब्लैक था जो कि अधिराज के कमरे का था। वह थोड़ा सा भी देरी नहीं लगाता है और देखते ही देखते हैं वह तुरंत अपने कमरे से निकल जाता है और जोर से प्रियांशु को आवाज देता है, पर प्रियांशु का कोई जवाब नहीं आया। ये देख अथर्व के कमरे का डोर खटखटाता है जहां पर इस समय पारस रहता था, पर वहां भी वह डोर अंदर रूम खाली था। उसके इतने जोर से बोलने से राधिका और सभी घर के बाहर आते हैं। जो थोड़ा बहुत किसी को अभी नींद लगा था, बाहर आते ही राधिका बोली, क्या हुआ भैरव, इतनी तेज चिल्ला रहे हो, कोई वजह? ये सुनते ही राधिका को देख भैरव एक गहरी सांस लेकर बोला, तीनों ही गायब है। ये सुनते ही राधिका को जरा भी देर नहीं लगता समझने में, और देखते ही देखते राधिका सभी को इंस्ट्रक्शन दे देती है और गार्डों को इन दोनों तीनों को खोजने में। अधिराज तक खबर पहुंच चुकी थी और अधिराज गुस्से में चिल्लाता है और वो तुरंत वैभव से बोला, हर हाल में पता करो कहाँ है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि यह जरूर यह गजेंद्र के घर की तरफ गई होगी। वहां के गार्ड को अलर्ट करो। वहां के गार्ड को अलर्ट किया जाता है और पूछा जाता है तो पता चलता है कि तीनों वहां पर नहीं। वही आप प्रियांशु और पारस तीनों ही दूर बीच में एक जगह पर खड़े थे। तभी प्रियांशु बोला, क्या सोचा, कैसे करेंगे हम? हमारे घर के भी सारे लोग अपने गार्ड को फैलाए होंगे, हमारे काम बिगड़ सकता है। ये सुनते ही आरू बोली, तुम सब बस देखते जाओ। ये बोल किसी को फोन करती है तो फोन रिसीव नहीं होता। अगले ही पल फिर से वह फोन करती है तो उधर से एक अलसाई हुई आवाज आती है, हेलो। ये सुनते ही इधर से आरू बेहद प्यार से बोली, हेलो प्लीज राहुल हेल्प मी। ये सुन उधर से बिस्तर पर सोया राहुल बोला, कौन है? ये सुनते ही आरू रोते हुए बोली, मैं परी प्रकाश की बहन। मैं आपके घर के पास नहीं हूँ, मेरी गाड़ी भी बिगड़ गई है और मुझे यहाँ डर लग रहा है। परी का नाम सुनते ही राहुल उठकर बैठ जाता है और बोला, तो फिर तुमने मुझे क्यों फोन किया? प्रकाश को फोन करो ना। ये सुनते ही आरू बोली, वह प्रकाश भाई को फोन नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आप ही के घर पर आ जाती हूँ, रात के बाद सुबह चली जाऊंगी। राहुल जिसकी नज़र परी पर शुरू से ही थी वह उसके दोस्त प्रकाश की बहन थी। प्रकाश जो खुद एक नंबर का कमीना इंसान था, पर अपनी बहन को राहुल से हमेशा दूर रखता था। कहा जाता है ना, अपनी बहन के प्रति हर कोई प्रोटेक्टिव होता है। जैसे ही राहुल को यह मौका मिला वह तुरंत आने को तैयार हो जाता है। वही आरू फोन रख देती है। आरू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। प्रकाश और परी के बारे में रिया ने बताया था जब आरू ने लैपटॉप से एक लड़की की फोटो रिया को दिखाई थी, क्योंकि राहुल के लैपटॉप में उस लड़की की काफी सारी फोटोज थी जो देखने से ही लग रहा था कि चोरी चोरी ली गई थी। उसने तुक्का लगाया था और उसे अंदाजा था कि राहुल प्रकाश को फोन नहीं करेगा, बस फिर क्या था, मछली जल में फंस गई। आरू ने उसी फर्जी नंबर से एड्रेस भेज दिया। थोड़ी देर बाद राहुल दिए हुए पते पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक ब्लैक रंग की टाइट शर्ट और जीन्स पहने एक लड़की दिखती है। दूर से ही वह किसी मॉडल की तरह लग रही थी। राहुल अपनी गाड़ी से निकलता है और बाहर आते हुए बोला, के परी। आरू पीछे मुड़ी तो राहुल उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, क्या परेशानी है? चलो तुम, मेरा घर पास में ही है। ये वह बोलता ही है तभी आरू उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का जड़ देती है जिसके लिए राहुल तैयार नहीं था। अगले ही पर राहुल चिल्लाता कि आरू अपने मास्क को खोल देती है।
आरू को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह उठकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की और यह घटिया प्लान करने की। अब जब तुमने ये प्लान कर ही लिया है तो फिर बहुत अच्छे समय पर तुम मुझे मिली हो। बहुत समय से तुमसे बदला लेना चाहता था। ये बोल वह आगे बढ़ता तभी पीछे से उसकी पीठ पर जोर से लात पड़ता है, जिससे वह फिर से गिर जाता है। वही आरू उसका कॉलर पकड़ उसके मुंह पर दो मुक्का जड़ते हुए बोली, मुझे यहाँ तेरे से बात नहीं करना है, मुझे जो चाहिए बस मुझे वह बता दे। ये सुनते ही राहुल उसे देखा है तो आरू बोली, रावी को कहाँ किडनैप किया है तूने? ये सुनते ही एक पल के लिए आश्चर्य से राहुल देखा और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोला, ओह तो तुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुझे क्या लगा कि मैं तुम सभी को ये बात आसानी से बता दूंगा? ये सुन आरू बोली, मुझे पता है कि तू ये बात आसानी से नहीं बताया, इसलिए तो तेरा आज भरता बनाने आई हूँ। ये बोल उसके मुंह पर दो चार मुक्का जड़ देती है। उसका मूड वैसे भी उसकी वजह से खराब था, आज मौका मिला था हाथ साफ करने का। ये देख पारस आरू को दूर करते हुए बोला, इसे मुझे संभालने दो। वह राहुल को उठाते हुए बोला, सही सही बता, नहीं तो तेरे साथ क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ये सुनते ही राहुल बोला, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। ये सुन आरू बोली, चल तेरी बातों से एक चीज तो पता चला कि तुझे पता है कि वह कहाँ है। ये सुनते ही राहुल उसे घूरता है तो आरू बोली, तेरा मुंह उगलवाने के लिए मेरे पास कुछ है। आरू उसे कुछ वीडियो दिखाने लगती है जो काफी अश्लील थी। वह दिखाते हुए बोली, क्या होगा जब मैं इसे इंटरनेट पर डाल दूं जिससे तुम्हारे बाप और तेरी इज्जत सराबोर हो जाए। ये सुन एक पल के लिए राहुल सकपका जाता है, अगले ही पल बोला, भूल मत मेरे पास उस पिंकी की भी एक वीडियो है। ये बहुत सुनते ही आरू एक जोर से मुक्का मारते हुए बोली, मैंने उसका सारा जुगाड़ कर दिया है, देख मेरे पास समय नहीं है और मेरा दिमाग मत खराब कर, तुझे मैं एक और चीज दिखाती हूँ। वह अगला चाल चलते हुए बोली, क्या हो जब तेरा वह गेम दुनिया में गेम का बादशाह बनने का सपना मैं चूर चूर कर दूं। अगर मैं यह वीडियो दिखा दूं जिसमें राहुल काफी हाई डोज ड्रग्स को यूज कर रहा था, जिसमें वह अपने काफी सारे के साथ था और किसी ने उसकी वीडियो बनाई थी। ये देख राहुल की आंखें बड़ी हो जाती है। आरू बोली, अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो तुझे गेमिंग की दुनिया में कभी भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब जानता है ना तू। राहुल सुनने पर जाता है। आरू गुस्से में उसके पास जाते हुए बोली, अब अपना मुंह खोल दे या फिर तुझे जान से मार कर ही मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। राहुल एक गहरी सांस लेकर बोला, बताता हूँ तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुन सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सुबह के 8 बजे बज चुके थे। पारस उस घर के बाहर इंतजार कर रहा था जहां पर राहुल आरू को लेकर गया था और साथ में प्रियांशु भी। अभी तक वह सभी बाहर नहीं आए थे। अब पारस को भी टेंशन होने लगी थी। अपना फोन स्विच ऑफ किया था। वह फोन खोलता है तो न जाने कितने उसके ऊपर कॉल थी। तभी थोड़ी देर में ही वहां पर कई गाड़ियां आकर रुकती है। गाड़ियों के रुकते ही उसमें से अधिराज, भैरव और शिव तीनों ही बाहर निकलते हैं। उनकी नजर जैसे ही पारस पर पड़ी, पारस की हवाएं उड़ जाती है। अधिराज बिना कुछ सोचे समझे पारस के कॉलर को जोर से पकड़ उठा देता है और उसे दूर झटक देता है। अगले ही पल अधिराज उसका कॉलर फिर से पकड़ते हुए बोला, वो दोनों बच्चे थे पर तुम बच्चे नहीं थे, उसके बावजूद तुम उनके फालतू के खेल में शामिल हो गए। पारस हड़बड़ाते हुए कुछ बोलता तभी अधिराज बोला, कहाँ है वह दोनों? अधिराज को भी कुछ देर पहले ही रावी के यहाँ होने की खबर मिली थी। तभी भैरव बोला, अब अपना मुंह खोलोगे या? सुनते ही दोनों काल को अपने सामने देख बहुत मुश्किल से पारस सारी बातों को थूक निगलते हुए बताता है। जैसे जैसे वह सारी बातें सुनता है अधिराज का तो दिमाग सुन्न पड़ जाता है। अगले ही पल उस सामने फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। गॉड्स पहरा दे रहे थे। अगले ही पल भैरव अपना गन उठाता है और उन सभी के पैरों पर मारते हुए सीधे अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही वहां का नजारा देख शॉक थे। वहां पर कोई नहीं था तो कुछ रसिया थी। ये देख पारस अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, इसका मतलब राहुल ने हमारे लिए जाल फैलाया। ये सुन भैरव उसे घुरते हुआ बोला, तुम्हें पता भी है वह गंदे नाली का खून है और तुमने उसकी बात का भरोसा कर उन दोनों को वहां पर जाने दिया। जैसे पारस को समझ आया राहुल का दिमाग था कि ज्यादा लोग जाएंगे तो गार्ड को शक हो जाएगा, इसलिए गाड़ी के अंदर से ही फैक्ट्री के अंदर घुसे थे। क्या पता था राहुल ने अपनी चाल चल दिया था। अधिराज पारस को देखते हुए बोला, तुम्हें मैंने कहा था कि मुझे पहले खबर करने के लिए यदि आरू कोई प्लान बनाती है, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब पारस को भी गिल्ट महसूस हो रहा था। तभी प्रीतम का फोन आता है तो प्रीतम बोला, अधिराज कोर्ट का समय हो गया है, अगर आज नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ मौजूद होना जरूरी है। ये सुन अधिराज बोला, नहीं आरू और प्रियांशु दोनों ही गायब है, मैं नहीं आ सकता। ये सुन प्रीतम बोला, पर तुम नहीं आओगे तो ये केस वैसे ही बंद हो जाएगा। कुछ सोचते हुए ही अधिराज फोन कट करता है और तुरंत फोन लगाता है। फोन लगते ही उधर से अथर्व फोन रिसीव करता है। अथर्व जो इस समय किसी काम से बाहर गया था, हालांकि आज वह आ रहा था। अधिराज अथर्व से बोला, कहाँ हो तुम? ये सुन अथर्व बोल, बस कोर्ट पहुंचने वाला हूँ। ये सुन अधिराज बोला, आज तुम्हें मेरा जुड़वा भाई होने का फायदा उठाना है। ये बोल कॉल कट कर देता है। अथर्व उसके आगे कुछ नहीं पूछता, वह समझ जाता है जरूर कुछ बात होगी। अथर्व जो लगभग कोर्ट के पास पहुंचने ही वाला था, वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर तुरंत बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही सभी मीडिया उसे अधिराज समझकर घेर लेते हैं, लेकिन अथर्व तुरंत अधिराज के वहां पहले से ही मौजूद गार्ड्स के बीच से